कैसे हो आप सब। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपसे एक प्रश्न पूछना है कि घर किसे कहते हैं। आप लोग यही कहेंगे कि घर चार दीवार और छप्पर को कहते हैं। क्या सिर्फ चार दीवारें और छप्पर से घर बनता है? कितनी बार हम कहते हैं कि घर स्वर्ग के समान है। ये घर स्वर्ग के समान कब बनता है? घर स्वर्ग के समान तभी बनता है जब उस घर के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हो, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्णक व्यवहार करते हो, उस घर से उन लोगों की भावनाएं जुड़ी हो, उनकी यादें जुड़ी हो, उसको हम घर कहते हैं। हम ऐसे घर को कभी पैसों से नहीं खरीद सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ घर के लोगों की भावनाएं ही जुड़ी होती है। आज हम ऐसे ही एक निबंध घर के बारे में पढ़ेंगे जिसके लेखक भोलाभाई पटेल हैं, जो गुजराती साहित्यकार है। जन्म महेसाणा में सोजा गांव में हुआ था और गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में उन्होंने प्रोफेसर के रूप में सेवा दी है। अनेक रचनाएं प्रसिद्ध है उनकी और उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। गुजराती साहित्य सभा की ओर से उन्हें रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक मिला है। श्री स्वामी सच्चिदानंद सम्मान भी मिला है और भारत सरकार ने पद्मश्री का अवार्ड भी उन्हें दिया है। ये निबंध में लेखक शहर में रहने के लिए चले गए हैं। अपने परिवार के साथ वो हमेशा के लिए शहर में स्थायी हो गए हैं और गांव का जो उनका पुराना घर है वो बेचने का विचार करते हैं। वो घर जो उनके माता पिता ने बहुत मेहनत से बनाया था, उस घर को बेचने के पहले सब भाई मिलकर उस घर में एक बार रहना चाहते हैं और रहने जाते हैं। उनकी मां को भी वो अपने साथ ले जाते हैं। उनकी मां पुरानी बातों को याद करके रोने लगती है। लेखक अपनी मां को रोता हुआ नहीं देख पाते और अंत में घर न बेचने का निर्णय लेते हैं। आओ विद्यार्थियों, हम इस निबंध को विस्तार से समझते हैं। गांव से शहर में स्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाले अपने छोटे से गांव के पुश्तैनी घर को बेच देने का विचार आया। लेखक और उनका परिवार गांव से शहर में हमेशा के लिए रहने चले गए हैं। अब गांव के घर में कोई नहीं रहता। पुश्तैनी घर है, उनका घर ये पीढ़ियों से चला आया, उसको पुश्तैनी कहते हैं। उस घर को उन्हें बेचने का विचार आया। जिस मोहल्ले में हमारा घर है वहां के पुराने पड़ोसी तो अब शहर में रहने लगे थे। लेखक के पुराने पड़ोसी वो भी शहर चले गए हैं। अधिकतर लोगों ने तो अपने पुराने घर बेच भी दिए थे। कुछ लोगों ने अपने घर बेच दिए हैं और कुछ शहर में रहने चले गए। इसलिए शादी मृत्यु जैसे अवसर पर किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुट्टियों में गांव के इस घर में रहने जाते तो बड़ा बेढंगा लगता। गांव में कहीं शादी होती किसी की यहाँ या मृत्यु हो जाती किसी की, तो लेखक या उनके परिवार वाले गांव में जाते थे, तो अब उन्हें उस घर में रहते हुए अजनबी सा लगता है, क्योंकि जो उनके पहचान वाले थे, जो उनके पुराने पड़ोसी थे, वो शहर में रहने चले गए या कुछ लोगों ने अपना घर बेच दिया था। नए पड़ोसी आ गए हैं और उनसे अभी नाता ही नहीं बंध पाया है।
लेखक के पड़ोस में नए लोग रहने आ गए हैं। उनसे नाता नहीं बन पाया। नाता मतलब रिश्ता। वे हमें भी आगंतुक ही मानते थे। अब वो नए पड़ोसी लेखक और उनके परिवार वाले जब घर में रहने जाते तो उनको भी यही समझते कि ये लोग भी नए आए हैं, उन्हें पहचानते नहीं थे वो लोग। इसलिए उस घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था। इस वजह से लेखक उस घर को बेच देना चाहते हैं। बंद रहने के कारण पुराना घर और जर्जरित होता जा रहा था। काफी सालों से वो घर बंद है, इसलिए जर्जरित हो चुका है। चौमासे में अधिक बरसात पड़ने पर टीन के छप्पर से भी पानी अंदर आता था, जिससे घर की एक मुख्य दीवार में दरार पड़ गई थी। पुराना घर हो गया है, जीर्ण हो गया है। चौमासे में, बारिश में घर के छप्पर में से पानी घर में आता था, तो इससे उसकी जो घर की दीवार थी वो टूटने वाली थी, दरार पड़ गई थी उसमें। खुले दालान एवं आंगन में कूड़े के ढेर लग जाते। जब घर बंद रहता है, किसी का भी घर हो, अगर बंद रहेगा तो लोग आंगन में कूड़ा भी डाल देंगे और सफाई नहीं करने पर भी कूड़े के ढेर लग जाते हैं। इसलिए बूढ़ी मां की अनुमति लेकर घर बेच देने का विचार पक्का कर लिया। योग्य ग्राहक मिले तो एक गांव में रहने वाले व्यवहार कुशल मित्र से बेचने की सिफारिश करके हम शहर चले आए। फिर एक दिन ऑफर भी आया भी सही। ऑफर ठीक था और करने वाला व्यक्ति अच्छा और भरोसेमंद था, इसलिए अब देर करने या आनाकानी करने का प्रश्न ही नहीं था। लेखक ने अपनी बूढ़ी मां से इजाजत मांगी घर बेच देने के लिए। एक ग्राहक भी मिल गया, अच्छा पैसा आ रहा था, इसलिए अब लेखक ने और उनके भाइयों ने घर बेच देने का पक्का कर लिया। परंतु उसी क्षण से मन में टीस सी उठी। उसी क्षण मन में एक दुख का भाव आया, कसक उठी। बार बार मन को व्यग्र बनाता विचार आने लगा कि पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए। अब बार बार उनका मन व्यग्र हो गया, बेचैन हो गया। मन में यही आता था कि ये घर क्यों बेच रहे हैं हम। 3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के कमरे के स्थान पर मेरे पिता ने यह ईंट का पक्का घर बनवाया था। लेखक के जो दादा थे, उनके परदादा थे, वो सब मिट्टी के कच्चे मकान में रहते थे, लेकिन लेखक के पिता ने उस घर को ईंटों से पक्का करके बनाया था। कहना चाहिए कि घर के सभी सदस्यों ने स्वयं मजदूरी करके घर बनाया था। लेखक के माता और पिता ने खुद मजदूरी करके और उस घर को बनाया है। पिताजी इसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंटें लाए थे। चिनाई के लिए, गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब की चिकनी मिट्टी स्वयं खोद कर लाए थे। लेखक के पिता खुद बैलगाड़ी में ईंटें लाते थे घर बनाने के लिए, और गारा बनाने के लिए आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी वो खुद मिट्टी वहां का खोद कर, तालाब को खोद कर स्वयं लेकर आते थे। मेरी मां ने शहतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। मकान जो बन रहा था ऊंचाई शहतीर तक, तसला मतलब लोहे का जो तसला होता है जिसको हम तगारा कहते हैं, मां ने अपने सिर पर तसले लेकर मिट्टी को ऊपर तक चढ़ाया था। फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे तब उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में मजदूरों द्वारा बनते देखकर मन में थोड़ा खुश होते हुए मां और पिताजी अनेक बार गांव के घर को कैसे स्वयं मेहनत करके बनाया था उसकी बात करते हुए भावुक हो जाते थे। लेखक की मां ने देखा कि लेखक और उनके भाइयों के मकान शहर में बन रहे हैं, वो मकान सुपरवाइजर की देखरेख में मजदूर बना रहे हैं। तब मां और पिताजी, उन्होंने गांव का घर बनाने में कितनी मेहनत की थी, खुद किस तरह से वो मकान बनाया था, ये बातें करते हुए भावुक हो जाते थे। इसी घर में ही हम सभी भाई बांधवों का जन्म हुआ था। लेखक अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए कहते हैं कि ये गांव का पुश्तैनी घर
जिसमें उनका जन्म हुआ था, उनके भाई बहनों का जन्म उसी घर में हुआ था। इतना ही नहीं, इसी कमरे में हमारे दाम्पत्य जीवन का आरंभ हुआ और उसी कमरे में हमारी संतानों का जन्म भी हुआ। जीवन में जो अनेक अच्छे बुरे प्रसंग आए, यह घर उनका साक्षी है। लेखक का विवाह भी उसी घर में हुआ। उनके दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक जीवन की शुरुआत उसी कमरे से हुई थी, उसी घर से हुई थी। और लेखक के बच्चों का जन्म भी वही घर में हुआ था। ये घर उनके अच्छे और बुरे सभी प्रसंगों का साक्षी है। घर के आंगन में कैसे खेलते थे। एक दिन उस आंगन को पार कर कंधे पर थैला लटकाकर गांव की पाठशाला में पढ़ने गए थे। लेखक को अपना बचपन याद आ रहा है। घर का आंगन याद आ रहा है कि उस आंगन में वो छोटे थे तो बहुत खेलते थे। उसी आंगन से निकलकर वो स्कूल जाते थे। एक दिन उसी आंगन को पार कर दूर पर गांव पढ़ने गए। फिर गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे। आगे पढ़ाई करने के लिए वो दूसरे गांव जाते थे। एक दिन उसी आंगन को पार कर शहर में जाकर बसे। एक दिन इसी आंगन में से निकलकर वो हमेशा के लिए शहर में जाकर बस गए। इसी घर के आंगन में हमारी बहनों और भाइयों के विवाह मंडप बंधे थे। यहीं बिरादरी वालों के साथ झगड़े और स्नेह मिलन भी हुए थे। यहीं पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज में बोलाचाली और जाड़ों में अलाव के पास बैठकर मधुर विश्रम्भ कथाएं हुई थी। घर के आंगन को देखकर लेखक को काफी यादें आ जाती है। आंगन से निकलकर वो स्कूल जाते थे। आगे पढ़ाई करने के लिए वो दूसरे गांव भी जाते थे और उसी गांव से निकलकर वो शहर में हमेशा के लिए जाकर बस गए। उसी आंगन में उनके भाई बहनों का विवाह भी हुआ था। बिरादरी वालों से झगड़े भी हुए थे, मिलन भी हुए थे। पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज में बोलाचाली, झगड़े वही आंगन में से हुए थे। इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य भैंस, पड़िया, बैल, बछड़े बांध जाते थे। लेखक के घर का आंगन बड़ा था, इसलिए उनके जो परिवार वाले थे वो अपनी गाय, बैल, बछड़े वहां पर आकर बांध देते थे। इसी घर के दालान में मेरी दादी और फिर दादा की मृत्यु के समय गोबर से लीप कर उस पर उन्हें सुलाकर पूजाएं हुई थी। और कुछ वर्ष पहले मेरे पिता को भी इसी दालान में सुलाया गया था। लेखक के दादा दादी की मृत्यु जब हुई तो उसी आंगन में उनकी अर्थी रखी हुई थी, वहीं पर पूजा भी हुई थी। और अंत में लेखक के पिता का अवसान जब हुआ तो भी उस घर के आंगन में ही उन्हें रखा गया था। हमारे घर के दोनों ओर दूसरे घर है, और मतलब तरफ, हमारे घर के दोनों तरफ दूसरे घर भी है। एक घर हमारे एकदम निकट के साथी का है, वह भी बंद है। मेरा मित्र रोजी रोटी कमाने देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर अब अहमदाबाद में रहता है। लेखक के घर के आस पड़ोसी जो है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन है कि लेखक के पड़ोस में उनके एक मित्र रहते थे। वो शहर में चले गए, उनकी पत्नी की मृत्यु भी हो गई थी, अब वो अहमदाबाद में रहते हैं। उसके बाद के मकान में काशी बुआ रहती थी। उनकी मृत्यु को वर्षों हो गए। वर्षों तक जहां वे रेत घड़ी लेकर रोज सामयिक करती, उसी दालान में अब एक तोंद वाला बारोट सोता दिखाई देता है। लेखक के बाद वाले मकान में काशी बुआ करके एक बुढ़िया रहती थी, उनकी मृत्यु को भी बरसों हो गए। आज वही घर में, काशी बुआ के घर में एक बारोट रहता है। बारोट एक जाति है। सामने वाले के मकान का मालिक प्रौढ़ अवस्था में परंतु कुंवारा ही चल बसा। लेखक के सामने जो मकान में एक प्रौढ़ व्यक्ति रहता था, वो शादी नहीं की थी, उन्होंने कुंवारे ही थे और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जिसने वह मकान खरीदा, उसने आंगन के लिए झगड़ा करके पड़ोसी हक स्थापित किया। एक दिन वह घर भी गिर पड़ा। अब नई दिशा में नए दरवाजे के साथ बना है। उनके सामने वाला मकान जो है वो भी गिर गया, पुराना हो गया था। अब वहां पर एक नया मकान बन गया है। इस तरह सब बदल चुका है, फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचे। आस पड़ोस के लोग चले गए, कुछ मर गए हैं, सब कुछ बदल चुका है, फिर भी लेखक को लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचे, क्योंकि वो घर पुश्तैनी है।
पीढ़ियों से चला आया है, सबकी यादें जुड़ी है उस घर में, वह घर है। 4 दीवारों और छप्पर वाला कोई मकान नहीं है। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर तो एक भावना है। घर न होने पर घर की भावना भी अच्छी है। वह घर सिर्फ पैसे से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता। इसलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए, भले ही घर गिर पड़े, परंतु वह बना रहे। लेखक सोचते हैं कि मैं अपना घर क्यों बेचूं? ये घर है, मकान नहीं है जिसको पैसे से बेच दें, जिसको फिर से बना ले। इस घर में सबकी भावनाएं जुड़ी है। ऐसी भावनाओं को हम कभी भी पैसों से नहीं खरीद पाते। इसलिए लेखक सोचते हैं कि ये घर बेचूं या नहीं। मन में एक दुविधा चल रही है उनके। दूसरी ओर मन दूसरा तर्क करता है कि यह सब भावुकता है। यदि गांव में जाना ही न हो तो वहां घर रखने का क्या अर्थ है? अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में रखें तो भी। अब दूसरी बार उनका मन क्या सोच रहा है कि यह सब भावुकता है। अब हमें इस गांव में रहना ही नहीं है, हमेशा के लिए शहर में रहना है, तो ये घर रखने का कोई मतलब ही नहीं है। ये घर के अच्छे पैसे मिल रहे हैं और ये पैसों को हम फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। अंत में निकाल देने का ही निर्णय लिया। परंतु हम सब भाइयों ने एक बार सपरिवार अपने उस घर में कुछ दिन एक साथ रहने के लिए सोचा। हमेशा के लिए निकाल देना है तो एक बार उस घर में सब एक साथ रह ले। अब जब बेचना ही है घर, तो सब भाइयों ने सोचा कि चलो जब बेचना है तो उस घर में हम थोड़े दिन परिवार के साथ जाकर रहें। मित्रों, यहाँ पर इस निबंध का पहला भाग मैं पूरा करती हूँ। इस पहले पार्ट में जितने भी समानार्थी शब्द है, शब्द समूह है या संक्षिप्त प्रश्नोत्तर या विकल्प जो भी आता हो वो आप स्वाध्याय में देखना। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आएंगे उसका हम अभी जल्दी से एक बार पढ़ लेती हूँ मैं, जो जो प्रश्न आने वाले हैं भाग 1 के अंतर्गत। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था? बराबर। तो घर के सभी लोग गांव से शहर में स्थायी हो गए हैं, इसलिए गांव का पुश्तैनी घर बंद रहता था। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने किसकी अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया? तो लेखक ने अपनी बूढ़ी मां की अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया है। तीसरा प्रश्न है, लेखक के पिता ने यह घर कैसे बनाया था? तो लेखक के पिता ने बैलगाड़ी से ईंटें लेकर आते थे और आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर उन्होंने घर बनाया है। लेखक के सब भाइयों ने एक बार सपरिवार उस घर में साथ रहने का क्यों सोचा? क्योंकि लेखक और उनके भाइयों ने घर बेचने का निश्चय कर लिया है और घर बिके उससे पहले वो उस घर में रहना चाहते थे। इसके बाद विकल्प देखिए। पहला विकल्प है, लेखक ने अपना कैसा घर बेचने का विचार किया? तो लेखक ने अपना पुश्तैनी घर बेचने का विचार किया है। दूसरा विकल्प है, बंद रहने के कारण पुराना घर कैसा होता जा रहा था? जर्जरित। लेखक के पिताजी घर बनाने के लिए कहां से चिकनी मिट्टी लाते थे? आंबा तालाब से। और लेखक की मां क्यों रोने लगी? ये प्रश्न का जवाब दूसरे भाग में आएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पहला भाग मैं यहाँ पर पूरा करती हूँ। भाग दूसरे की वीडियो मैं आपको फिर से शेयर करूँगी। जब तक ये स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर जितने भी आए हैं वो आप सब लोग स्वाध्याय की नोटबुक में लिख लेना और एक बार फिर से ये पाठ को पढ़ लेना। थैंक यू।